हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 5 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ करंट अफेयर से, जहां पे सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज़ है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है आरटीआई पोर्टल। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन दी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आम नागरिकों के लिए यहाँ पे आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है, जहाँ पे जो भी नागरिक हैं ये अदालत से संबंधित जो भी इनके मामले हैं इनके लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोविड वैक्सीन से एक रिलेटेड न्यूज़ है। तो भारत बायोटेक की एक नेजल कोरोना वैक्सीन थी जिसका नाम था इनकोवैक। तो हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। तो इनकोवैक में भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी प्रदान की है इमरजेंसी इस्तेमाल के तहत, जिसके अंडर में यहाँ पे 18+ एज के जो लोग हैं उनको इमरजेंसी के दौरान ये वैक्सीन दी जा सकती है। इसके बाद नासा से न्यूज़ है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रिसेंट में भी आपको बता चुका हूँ। तो एक यहाँ पे मिशन था नासा का जिसका नाम था मिशन आर्टेमिस। तो इस मिशन के तहत एक यान जो कि ओरियन जिसका नाम दिया गया था, तो हाल ही में इसे छोड़ा गया था और ये चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक इसने प्रवेश कर लिया है। तो आर्टेमिस मिशन के तहत ओरियन यान ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में यहाँ पे प्रवेश किया है, तो इस कारण से चर्चा में बना हुआ है। और अब बात आई है नासा की, तो इसके बारे में देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत में अपना इसरो है उसी तरह अमेरिका में नासा है। इसका जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और प्रेजेंट में यहाँ पे प्रशासक हैं बिल नेल्सन। ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद न्यूज़ है इसरो की तरफ से। तो हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर जो है वहाँ पे देश का पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर है, इसलिए याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसे स्थापित किया गया है। इसे बनाया गया है एक स्पेस टेक जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस इनके द्वारा। और हाल ही में इसका उद्घाटन किया है इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ जी के द्वारा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और अब बात हुई है इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुन लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये है डॉक्टर S सोमनाथ जी। तो इससे ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफेंस से न्यूज़ है। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो भी एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, सीमा पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रक्षा बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ पे हमारे सैनिक तैनात हैं, तो उन बलों के लिए यहाँ पे निगरानी करने के लिए कैमरे, ड्रोन और जो भी निगरानी करने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, उनकी खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। तो सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह जी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हाल ही में सेना के द्वारा 30 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी बॉर्डर वाले एरिया है यहाँ पे निगरानी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद मालदीव से न्यूज़ है। तो हाल ही में भारत ने मालदीव को आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए $10 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। देखिए, अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे फाइनेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भारत की तरफ से मालदीव को $10 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। मालदीव की बात हुई है तो मालदीव का स्टैटिक याद रखिएगा। कैपिटल क्या है मालदीव की? माले। ये है राजधानी। यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। क्या बोलते हैं? मालदीवियन रुपया। क्लियर है? और इसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये नाम आपको याद रखना है।
तो ये आपके स्टैटिक हो गए मालदीव से रिलेटेड। और ये जो अमाउंट है $10 करोड़, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर यहाँ पे देखिए एक डिफेंस एक्सरसाइज है, और कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो डिफेंस एक्सरसाइज है यानी सैन्य अभ्यास है, इसका नाम था हरिमऊ शक्ति 2022। ये जो अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये हरिमऊ शक्ति 2022। और ये मलेशिया के पुलाई में शुरू हुआ है, अभी मलेशिया के पुलाई में शुरू हुआ है, और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, ये जो अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। 2012 से इसको हर साल आयोजित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको या तो भारत और मलेशिया का नाम दे देगा, बोलेगा इनके बीच में अभी कौन सा हाल ही में अभ्यास हुआ है जो कि मलेशिया की पुलाई में हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरिमऊ शक्ति 2022। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, जैसे कि पूछ लेगा कि अभी भारत के साथ कौन सा देश था जिनके बीच हरिमऊ शक्ति 2022 ये एक्सरसाइज हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। या क्वेश्चन को एक और फॉर्म में पूछ सकता है कि भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला भी सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ, तो आंसर हो जाएगा पुलाई में। या एक और फॉर्म में पूछ सकता है कि सबसे पहले से शुरू कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 2012 में। तो क्वेश्चन आपको पूरा जो डिटेल है, डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है एग्ज़ाम में। बात करते हैं मलेशिया की, तो इसका जो स्टैटिक है ये हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनेस्को की तरफ से न्यूज़ है। तो कंबोडिया का मार्शल आर्ट है, कंबोडिया का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कुन लबोकेटर। कुन लबोकेटर ये कंबोडिया का मार्शल आर्ट है। तो इसी कंबोडिया के मार्शल आर्ट को अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। कंबोडिया का मार्शल आर्ट है इसे, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुन लबोकेटर। कुन लबोकेटर। बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को। अभी जो यूनेस्को है इसके यहाँ पे महानिदेशक हैं अभी ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले। इसका गठन यानी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, 1945 में। और जो इसका मुख्यालय है यह फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। इनसे रिलेटेड या तो डायरेक्ट कुछ भी करंट पूछ लेता है, या फिर स्टैटिक, जैसे कि प्रेजेंट में वहाँ के डायरेक्टर कौन हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में स्टैटिक याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का जारी किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कब का है ये? साल 2023 का है, ये याद रखिएगा। तो इसे अभी हाल ही में जारी किया गया है। अब रैंकिंग तो देखेंगे, लेकिन ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद पूछ लेता है कि सबसे ऊपर कौन सा देश रहा, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ज़्यादातर ये पूछता है कि भारत कौन से स्थान पे रहा है और भारत के जो पॉइंट्स हैं या स्कोर है वो कितना रहा है। अब ये देखते हैं। तो देखिए इस साल की जो रैंकिंग है, समग्र रैंकिंग में कोई भी देश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे नहीं आया है। रैंकिंग चालू हुई है 4th नंबर से। तो 4th नंबर पे रहा है डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर था 79.61। और बात करते हैं भारत की, तो भारत इस साल 8वें स्थान पे रहा है। पिछले साल कहाँ पे था? पिछले साल 10वें नंबर पे था, और इस साल 8वें नंबर पे है। ठीक है, भारत का इस साल स्कोर रहा है 67.35। तो क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का जारी किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से।
दूसरी चीज़, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी कंट्री नहीं है। रैंकिंग चालू होती है चौथे नंबर से, जहाँ पे है डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ। और भारत इस साल 8वें नंबर पे रहा है 67.35 के स्कोर के साथ। अब देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान इन्हें दिया गया है। सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान दिया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? इसे कहा जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ। शायद आपने पहले सुना भी होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अवार्ड्स के सेक्शन में बात करते हैं तो इस साल का चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है, ये दिया गया है भारतीय वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। यह आपको याद रखना है। इसके बाद है खालिद जावेद। तो खालिद जावेद को इस साल का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है खालिद जावेद को। अब जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, साहित्य पुरस्कार है, तो इनकी जो रचना है, किसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इनकी रचना के लिए। इनका रचना था द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड, ये इनकी रचना का नाम है और इनका नाम है खालिद जावेद। इनको दिया गया है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022, जिसके तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने की? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है अरुण गोयल जी। अरुण गोयल जी हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, भारत में सबसे ऊपर है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि प्रेजेंट में है राजीव कुमार जी। प्रेजेंट में है राजीव कुमार जी। इनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त आते हैं। तो पहले हैं अनूप चंद्र पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे जी, और दूसरे चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ये निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। इसके बाद है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ये कौन है? तो हाल ही में ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। और देखिए, अभी हमने भारत और मलेशिया के बीच में हुई एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, तो अब कुछ स्टैटिक भी देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का नाम तो आपको याद रखना है अनवर इब्राहिम। उसके बाद मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। ये हो गई कैपिटल। प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। और यहाँ की जो करेंसी है ये है रिंगिट। क्या है? रिंगिट। तो आपको प्रधानमंत्री, कैपिटल एंड करेंसी, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है टीजी सीताराम। तो ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। AICTE के नए अध्यक्ष बन गए हैं टीजी सीताराम। इनके पहले इस पद पे थे जगदीश कुमार जी। जगदीश कुमार जी पहले अध्यक्ष थे AICTE के, और अब नए अध्यक्ष बन गए हैं टीजी सीताराम जी। इसके बाद है रियर एडमिरल AN प्रमोद। रियर एडमिरल AN प्रमोद। तो हाल ही में महाराष्ट्र नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है अपना। तो इनका नाम आपको याद रखना है रियर एडमिरल AN प्रमोद। इसके बाद है मौलिका पांडे। मौलिका पांडे ये भारतीय छात्रा हैं। इन्होंने अभी हाल ही में महारानी राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता जीती है। 13 वर्षीय छात्र हैं ये मौलिका पांडे। इन्होंने महारानी राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता को जीता है। और इनका जो निबंध है, इनके निबंध का नाम याद रखिएगा। इनके निबंध का नाम था द मोलाई फॉरेस्ट। द मोलाई फॉरेस्ट। तो इन्होंने इस निबंध के लिए इस महारानी राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता को जीता है। इनका नाम है मौलिका पांडे। उत्तराखंड की रहने वाली हैं ये। इसके बाद है एक आइलैंड जिसका नाम है फीजेंट। एक आइलैंड है फीजेंट। ये आपको एक रोचक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो एक्चुअली में है क्या, ये जो आइलैंड है ये फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा पे है। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। तो होता क्या है, 6 महीने ये जो आइलैंड है ये फ्रांस के पास होता है, और 6 महीने ये जो आइलैंड है इसका स्वामित्व जो है स्पेन के पास होता है। तो हर 6 महीने में इसकी कंट्री का नाम बदलता रहता है।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस आइलैंड को लेके, इस कारण से इसे चर्चा में लाया गया है अभी हाल ही में। फीजेंट नाम है इस आइलैंड का। इसके बाद हैं विलियम शेक्सपियर, जिनकी 400 वर्ष पुरानी तस्वीर की कीमत हाल ही में 1 करोड़ पाउंड लगाई गई है। तो महान नाटककार हैं, आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर। उनकी 400 साल पुरानी तस्वीर है जिसको 1 करोड़ पाउंड यानी करीबन 96 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एकमात्र एक ऐसी तस्वीर है जिसे शेक्सपियर के जीवित रहते बनाया गया था, इस कारण से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हैं सुनील कुमार। तो ये हाल ही में अमेरिकी विश्वविद्यालय के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो मैसाचुसेट्स में है यहाँ पे टफ्ट्स विश्वविद्यालय। टफ्ट्स विश्वविद्यालय, यहाँ के अगले प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं सुनील कुमार। इसके बाद रसिया से न्यूज़ है। तो हाल ही में भारत और रूस की मित्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, और इसी अवसर पे जो रूस के राजदूत हैं भारत में, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो चर्चा में ये इवेंट था, लेकिन कुछ इवेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, कुछ घुमा के बन सकता है। तो स्टैटिक देख लेते हैं। तो देखिए, भारत और रूस की मित्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो रूस के बारे में देखते हैं। रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। रशियन रूबल। अभी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ये हो गए। इसके अलावा देखिए, जो रूस के भारत में राजदूत हैं जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया है, इनका नाम है डेनिस एलिपोव। डेनिस एलिपोव, ये रूस के राजदूत हैं भारत में, डेनिस एलिपोव। और अब जब रूस के राजदूत का नाम आपको बताया गया है, तो भारत के राजदूत कौन है रूस में, ये भी नाम याद रखिएगा। तो भारत के प्रेजेंट में रूस में राजदूत हैं, इनका नाम है पवन कपूर। क्या नाम है? पवन कपूर। तो ये कुछ स्टैटिक यहाँ से भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक डॉग है जो कि है अमेरिका का। इसका नाम अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो जो डॉग है इसका नाम है गिनो। गिनो। और रिकॉर्ड किस चीज़ का बनाया गया है? रिकॉर्ड बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे बुजुर्ग डॉग बना है, यानी सबसे ज़्यादा उम्र का डॉग। तो 2002 में इसको गोद लिया गया था, और अभी प्रेजेंट में इसकी उम्र 22 वर्ष की हो रही है। देखिए, जो कुत्ते होते हैं इनकी एवरेज एज जो होती है 12 से लेके 14 साल की होती है। और 24 सितंबर 2000 को इसका जन्म हुआ था रिकॉर्ड्स के अनुसार, और प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की हो गई है, और इस कारण से दुनिया का सबसे बुजुर्ग डॉग बना है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम दिया गया है गिनो। इसके बाद कुछ और यहाँ पे पुरस्कार देखते हैं। तो शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के शिल्पकार। तो सबसे पहले देखिए, धार जिले के श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री हैं। धार जिले के श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री हैं। इनको बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए वर्ष 2017 का, यार याद रखिएगा क्योंकि इस समारोह में 2017, 18 और 19 के शिल्प गुरु पुरस्कार दिए गए हैं। तो वर्ष 2017 का जो शिल्प गुरु पुरस्कार है, ये दिया गया है धार जिले के श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जहाँ पे मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिया गया है। तो हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था 2022 का, और विशेष प्रस्तुति में मध्य प्रदेश को यहाँ पे कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। इस मेले में मध्य प्रदेश ने अपनी आत्मनिर्भरता का रोड मैप, इसके अलावा जो भी अलग अलग नीति चल रहे हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, कला है, संस्कृति है, उपलब्धि है मध्य प्रदेश की, इन सब का प्रदर्शन किया गया था। तो इसी में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिया गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, ये हुआ कहाँ था? तो यह आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। ये चीज़ें याद रखना आपको। फिर मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की तरफ। तो देखिए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन फॉर स्लेवरी। कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। फिर से सुन लीजिए, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। देखिए, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में डेट की बजाय थीम भी पूछ लेता है, तो आपको डेट भी याद रखनी है, थीम भी याद रखनी है।
ये जो दिन है इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। सबसे पहली बार इसे शुरू किया गया था 1986 में। तब से लेकर हर साल 2 दिसंबर को इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो इसका मेन फोकस ये है कि जो अलग अलग तरह की गुलामी होती हैं, जैसे कि व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम और जबरन विवाह करवा देना, बच्चों की जबरन भर्ती कर देना, तो इनके उन्मूलन के लिए इस दिवस की स्थापना की गई थी। इनके अगेंस्ट, इनकी रक्षा के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। लोगों के बीच में इन सब चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके और ये सारी चीज़ें रोकी जा सके, इस कारण से इस दिन की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब? 1986 में। तब से इसे मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। अब बात आई है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसे भी देखते हैं। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट में मेंबर्स की बात करते हैं तो 193 सदस्य देश हैं यहाँ पे। आधिकारिक भाषाएं जो हैं यहाँ पे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आधिकारिक भाषाएं भी पूछ सकता है। और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है अध्यक्ष? अब्दुल्ला शाहिद। इसके बाद यहाँ पे एक जॉब का नोटिफिकेशन है जो कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक का है। इसके अलावा जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के जो पद हैं, इन पे सीधी भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा जो है ये 11/5/2023 को होगी और जिसके लिए अभी फॉर्म भरे जाएंगे 20 जनवरी से 3 फरवरी 2023 डेट रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिटेल में इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी। नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी रोजगार और निर्माण की, उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फिर मूव करते आगे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन है MCQ का। तो सबसे पहले हमारे पास सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो इस वर्ष ये आयोजित किया गया था मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। फिर है एडिनसन मवानी, ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं उरुग्वे के लिए। फिर है, इनमें से कौन सी एक विधा मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सेपक टकरा, ये मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है। फिर आईसीसी ने अक्टूबर माह के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस में महिला एकल वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बेलिंडा बेनकिक। नेक्स्ट है, दिग्गज कार रेसर एलेन प्रोस्ट, कितनी बार इन्होंने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? आपको यह बताना है। तो इन्होंने टोटल 4 बार चैंपियनशिप जीती है, 4 बार ये फार्मूला 1 चैंपियन बन चुके हैं। फिर अब भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने टोटल 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, क्रिकेट की बात करें तो। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए थे? तो 2011 का जो विश्व कप था जिसे भारत ने जीता था, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे युवराज सिंह। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड विजेता हैरी केन किस देश के लिए खेलते हैं? तो हैरी केन खेलते हैं इंग्लैंड के फुटबॉल की टीम के लिए। ठीक है, इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कैप्टन है ये हैरी केन। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में इन्हें गोल्डन बूट दिया गया था। तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। फिर है, परिमार्जन नेगी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये रिलेटेड है शतरंज से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। कहाँ के? हॉकी इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये पैरा तैराक हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, इस वर्ष ओस्ट्रावा ओपन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो इस वर्ष चैंपियन बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा।
फिर अब वर्ष 2023 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है इस वर्ष किस खिलाड़ी ने फीफा का बैलोन d'Or पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को इस वर्ष जीता है करीम बेंजेमा ने। फिर है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो ये विजेता हैं कोउ कुआन लिन। फिर से सुन लीजिए, कोउ कुआन लिन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? ये आपको ये बताना है। तो ये टेनिस खेलते हैं जर्मनी के लिए। नेक्स्ट है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये मैंने आपको रिसेंट में कवर कराया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के कप्तान बने हैं पैट कमिंस। नेक्स्ट है इस वर्ष किस देश ने सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो सबसे पहले याद रखिए, सुल्तान जोहोर कप एक हॉकी का टूर्नामेंट है। अब आपको बताना है कि इस वर्ष किस टीम ने इसे जीता है। तो इस वर्ष विजेता बनी है भारत की टीम। फिर इस वर्ष बर्लिन मैराथन रेस में पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो इस वर्ष विजेता बने हैं इलियुड किपचोगे। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो पहले बल्लेबाज हैं पॉली उमरीगर। नेक्स्ट है इस वर्ष वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। फिर है राफेल नडाल किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा, राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं स्पेन के लिए। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार खिताब जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा बार खिताब जीते गए हैं लिन डेन के द्वारा। फिर है ब्राज़ील ने ओलंपिक खेलों में फुटबॉल में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ब्राज़ील ने टोटल 2 बार ओलंपिक खेलों में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है, 2 बार। फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। फिर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह सेबी के द्वारा स्थापित किया गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर अब भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पे। फिर आगरा शहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बसाया गया था? तो आगरा शहर बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। फिर है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम में मनाया जाता है बिहू उत्सव। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद में से लिया गया है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर है विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की गई है? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश में। फिर है ध्रुपद केंद्र कहाँ पे है? तो यह है भोपाल में। नेक्स्ट है COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र में। फिर है मिनिकॉय थुंडी बीच और कड़मत बीच। मिनिकॉय थुंडी बीच और कड़मत बीच ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है लक्षद्वीप में। फिर है टाइगर ट्रायम्फ, यह अभ्यास है, तो आपको बताना है कि किन 2 देशों के बीच में इसे आयोजित किया गया था। तो टाइगर ट्रम्प हुआ था भारत और USA के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। फिर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया भारत में। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे 1994 में। फिर भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। फिर विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है?
तो विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। फिर है संगाई त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्यौहार। फिर है वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा स्थापना की गई थी वेद समाज की। फिर है पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है? तो हवा से परागण होता है फूलों में अगर पंखुड़ियाँ नहीं होती। फिर है स्नायु निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने में इस्तेमाल होता है स्नायु, यानी कि स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। फिर है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? तो सीसा जो है ये ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन शुद्ध चीनी में उपस्थित नहीं होता है। फिर है जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो स्कंदन में प्रयोग किया जाता है फिटकरी का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया में। फिर है बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? तो बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1915 में स्थापना की गई थी हिंदू महासभा की। फिर है प्लासी की लड़ाई से संबंधित प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी प्रेजेंट में पश्चिम बंगाल में है। फिर है पाइका विद्रोह किस वर्ष और कहाँ पे हुआ था? तो 1817 में उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, किस प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दिल्ली में। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित हुआ था? तो 1986 यानी 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर अब भारत का अटॉर्नी जनरल जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के अटॉर्नी जनरल की। फिर है किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2009-10 का जो वर्ष है इसे ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। फिर है उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में है उत्तराखंड हाईकोर्ट। फिर है विश्वविद्यालय किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है विश्वविद्यालय। फिर है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। फिर है दूध लौटावा विवाह, यह किस जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में होता है दूध लौटावा विवाह। नेक्स्ट है सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य, यह किस जिले में है? तो यह है रतलाम में। इसके बाद है इकबाल पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है इकबाल पुरस्कार। और लास्ट क्वेश्चन है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं यह मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो होशंगाबाद में है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। इसके बाद मूव करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करते हैं, यानी कि IBA यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। तो ये जो टूर्नामेंट था ये स्पेन में आयोजित किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? स्पेन में। ठीक है। अब भारत ने यहाँ पे टोटल 11 मेडल जीते हैं, टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल भारत ने 11 मेडल जीते हैं। और 11 मेडल के साथ भारत रहा है टेबल पे दूसरे नंबर पे। 11 मेडल के साथ भारत रहा है दूसरे नंबर पे। अब पहले नंबर पे कौन रहा है? पहले नंबर पे रहा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, पहले नंबर पे रहा उज्बेकिस्तान। तो क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे IBA यूथ जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था 2022 का, ये स्पेन में हुआ था। भारत को यहाँ पे 11 गोल्ड मिले हैं, 11 टोटल मेडल मिले हैं। 11 में से 4 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को। और 11 मेडल के साथ पदक तालिका में भारत दूसरे नंबर पे रहा है और पहले नंबर पे था उज्बेकिस्तान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेविस कप की बात करते हैं। तो जो डेविस कप है इसको टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। ठीक है, डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है।
तो हाल ही में कनाडा की टीम ने इस साल का डेविस कप जीता है। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो कनाडा ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा के जीत लिया है इस साल का डेविस कप, जो कि टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। किसका? टेनिस का। ये आपको याद रखना। फाइनल में इन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और ये टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? ये भी स्पेन में खेला गया था। ये भी याद रखिएगा। ये टूर्नामेंट स्पेन के मलागा में खेला गया था, जिसमें कनाडा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता इस साल का डेविस कप। इसके बाद बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। तो पीटी उषा जो हैं ये अगली अध्यक्ष बनेंगी भारतीय ओलंपिक संघ की, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बनेंगी पीटी उषा जी। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली में। और पीटी उषा तो अभी अध्यक्ष बनेंगी। बात करते हैं अभी प्रेजेंट में कौन है, किसकी जगह आएंगी पीटी उषा। तो प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं राजीव मेहता जी। ठीक है, राजीव मेहता ये प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और अब इनकी जगह नई अध्यक्ष बनेंगी पीटी उषा। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट से कुछ न्यूज़ है। तो वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान कुछ ही दिनों पहले बनाए गए थे निकोलस पूरन। तो निकोलस पूरन ने वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी से यहाँ पे इस्तीफा दिया है। इसके बाद श्रीलंका के प्लेयर हैं चमिका करुणारत्ने। तो इन पे अभी हाल ही में 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद क्रिकेट से न्यूज़ है ऋतुराज गायकवाड़। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। ठीक है, 1 ओवर में 7 छक्के। 6 छक्के तो काफ़ी बार हो चुका है, अब काफ़ी पुराना हो गया है। नया रिकॉर्ड बना दिया गया है 7 छक्कों का। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ये कारनामा किया है। इन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाए और लिस्ट ए क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे फुटबॉल से न्यूज़ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आज की डेट में इन्हें कौन नहीं जानता होगा। ये भी आपको पता ही होगा कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। ठीक है, अगर क्लब की बात करें तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फ़ुटबॉल खेलते थे। और हाल ही में इन्होंने अपना करार छोड़ दिया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये अलग हो गए हैं। तो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फ़ुटबॉल खेलते नज़र नहीं आएंगे। कौन सा नया क्लब इन्हें साइन करता है, ये जब अपडेट आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल का अपडेट ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, वोकैब, जीके, अलग अलग जॉब्स अलर्ट, नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन की PDF, सब कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।